अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहिउद्दीन आज़ाद और आज मैं ज़िला सिद्धार्थ नगर के AIMIM के अध्यक्ष निशात अली साहब के साथ हैं और आज मैं जानूंगा कि ज़िला सिद्धार्थ नगर में इनकी सियासी हलचल क्या है और ये विधानसभा को लेकर कितने सरगर्म हैं। सबसे पहले निशात अली साहब, आपका NIN में इस्तकबाल व स्वागत है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपका भी स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे कार्यालय पर आने के लिए, और तहे दिल से हमारी पूरी टीम आपकी शुक्रगुजार है। आप एक नौजवान हैं और नौजवान पर एक जिला के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इलेक्शन बिल्कुल करीब है। इस इलेक्शन को लेकर, विधानसभा इलेक्शन को लेकर आपकी तैयारियां क्या है? देखिए, हमारी तैयारियां जोरों पर हैं। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को हम लोग बखूबी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में। और रही बात नौजवानों की, तो देखिए, नौजवान जो होते हैं उन्होंने ही पूरी दुनिया जीती है, कई महाद्वीप जीते हैं। सिकंदर को देख लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम को देख लीजिए, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे, अकबर को देख लीजिए, है ना। तो ये हम नौजवान ही कर सकते हैं, बाकी जो एजेड हैं वो नहीं कर सकते। अब उनका टाइम ख़त्म। अब हमारे जैसे नौजवान हैं, ओवैसी साहब आए हैदराबाद से नौजवानों को जगाने के लिए, और उनका यही नारा भी है, वो ये कह भी रहे हैं कि भाई जो भी शोषित और वंचित समाज के जो भी नौजवान हैं अब उनको जागना चाहिए और अपने समाज के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने हक के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए, न्याय के लिए उन्हें संघर्ष करना चाहिए। स्वाभिमान और मान सम्मान की लड़ाई के लिए आप आगे आए हुए हैं और कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इससे पहले जो शोषित हैं, पिछड़ा वर्ग है, खुसूसन मुसलमान जो है, उनको मान सम्मान नहीं मिला करता था? देखिए, हम अपने पास से थोड़ी कह रहे हैं। आप 75 साल का इतिहास उठा करके देख लीजिए, लिंचिंग किसकी हो रही है? लिंचिंग मुसलमानों की हो रही है, दलितों की हो रही है ना। नौकरियों में कौन सबसे पीछे चले गए? लोग कहते हैं, मुसलमानों को एक तोहमत देते हैं कि भाई ऐसा आप लोग जाहिल लोग हो, आप लोग नौकरी नहीं कर सकते। अरे मैं चलो आपको घुमाता हूँ, हर गांव में 100 से अधिक लड़के निकाल के दूंगा जो है इंटर करके बैठे हैं, BA करके बैठे हैं, और जो है क्या नाम है, हाई स्कूल पास हैं। हाई स्कूल पास लड़का, इंटर पास लड़का अगर यादव जी क्या नाम है, समाजवादी पार्टी की सरकार में दरोगा बन सकता है, कांस्टेबल बन सकता है, ठीक है, तो हमारा लड़का क्यों नहीं बन सकता? मेरे घर का क्यों नहीं बन सकता? सवाल है कि नहीं है? चलो आप मत बनाओ, लेकिन सफाई कर्मी तो बन सकता है कि उसमें भी सर्टिफिकेट देना होगा हमको, हाँ। लेकिन सरकारी नौकरियों में किस तरीके से हमको ढकेल दिया गया है, तो ये आखिर हमको वंचित ही तो रखा गया ना हमारे अधिकारों से। और हम संवैधानिक बात कर रहे हैं, हम किसी खास कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी अभी जो जनजाति लोग हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उनको देख लीजिए। मुलायम सिंह जो है अति पिछड़ा के नाम पे सरकार बनाते हैं, OBC के नाम पे सरकार बनाते हैं, मायावती दलितों के नाम पे सरकार बनाती हैं, लेकिन सिर्फ उनके जात विशेष का ही लाभ होता है। अति पिछड़ा में बहुत सारी बिरादरियाँ आती हैं, कितने कुशवाहा, कितने जो है क्या नाम है ये आपके मल्ला, कितने जो है निषाद, और कितने क्या नाम है वो कुहार, गौड़, कितने परसेंट हैं ये लोग नौकरी में? तो बताइए। क्या लगता है कि आप जो है सिद्धार्थ नगर में 5 विधानसभा आते हैं, ठीक है जी। इस बार जो है, और आचार संहिता भी लागू हो गया है जी। सारे लोग सरगर्म भी हो गए, आप भी टाइम निकाले 9 के लिए, आपके लिए शुक्रिया। लेकिन ये बताइए, क्या 5 विधानसभा में आपकी पार्टी लड़ने की तैयारी है? देखिए, जो पार्टी का फैसला होगा हम उसके हिसाब से काम करते हैं। देखिए, पार्टी की गाइडलाइन के विपरीत जाके हम काम नहीं कर सकते। अब ये पार्टी के आला कमान फैसला करेंगे कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे और कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेंगे। अभी गठबंधन की भी बातचीत चल रही है, अभी कुछ चीज़ें सुनने में आई हैं, तो अभी वो देखना होगा कि कैसे क्या होता है। फिर उस हिसाब से जो गाइडलाइन दी जाएगी हम उस हिसाब से काम करेंगे और आप लोग को बताया जाएगा इंशाल्लाह। गठबंधन की आप बात बोले, अभी कल ही सोशल मीडिया पे काफ़ी धूमधाम है। आप ही के किसी एक बड़े कार्यकर्ता ने लिखा कि गठबंधन जन, आप मुसलमानों की आवाज़ उठाने में कोशिश करते हैं, पिछड़ा वर्ग की उछाल, लेकिन अभी जो है यूपी में जो पीस पार्टी है, यहीं की पली बढ़ी हुई है। उन लोगों का ये दावा है या उन लोगों का ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने कई बार कोशिश की और लेकिन MIM वाले वो किसी तरीके से राजी नहीं हो रहे। क्या MIM की गठबंधन के लिए कुछ शर्तें हैं PPI से करने के लिए? देखिए, हमारी कोई गठबंधन की ऐसी कोई वो नहीं है, ठीक है।
और ये जो हमारे हाई कमान है उनका मामला है। हम जिला अध्यक्ष हैं, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, ठीक है। मेरा काम बस इतना है, जो पार्टी की गाइडलाइन दी गई उस हिसाब से काम करना। बाकी किससे गठबंधन करना है, किससे नहीं करना है, ठीक है, ये पार्टी के आला कमान का फैसला है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं निराधार है। पहली चीज़ मेरा एक अपना नज़रिया है कि इसके पहले आप बहुत सारे इलेक्शन आते थे, ठीक है। तो ये जो चाहे जो आप नाम बता रहे हो, पीस पार्टी या मुस्लिम उसके नाम पे, हाँ, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, कोई एक परचम पार्टी है, ठीक है, तमाम पार्टियां हैं। ये बरसाती मेढक की तरह सिर्फ चुनाव के टाइम आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद गायब। यही बात तो वो लोग कह रहे हैं। हमारी बात सुनिए ना मेरे भाई, हाँ। मैं सबूत दे रहा हूँ, हाँ। ठीक है। वो कह रहे हैं, किसी के कहने से थोड़ी हो जाता है, ठीक है, कहने से नहीं हो जाता। वो लोग सिर्फ चुनाव के टाइम आते हैं और चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। उनका कार्यकर्ता का ध्यान नहीं रखते वो लोग, ठीक है। ये तो छोड़ दीजिए, अब चुनाव आया, फिर से ये लोग आए। चूँकि MIM एक ऐसी पार्टी है जो पूरे भारत में फैल चुकी है और लोग खुद MIM से जुड़ करके काम कर रहे हैं हर जगह पे, ठीक है। और MIM हर मुद्दों पर बेबाकी के साथ, चाहे वो सांसद हो चाहे वो सड़क हो, हम संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रहे हैं हमारे हर मुद्दे को लेकर के, चाहे वो हमारी कम्युनिटी का मुद्दा हो या किसी भी शोषित और वंचित समाज का मुद्दा हो। ये नहीं कि बस सिर्फ मुसलमानों की बात करें, ऐसा नहीं है। हम संवैधानिक दायरे में भारत के लोकतंत्र का सम्मान करते हुए संवैधानिक दायरे में समाज के हर उस वर्ग के लिए जो शोषित है, जो वंचित है, उसके लिए काम कर रहे हैं। और इनका जो आरोप है वो निराधार है। बाकी बहरहाल पार्टी की आला कमान का फैसला जो होगा हम उसको मानेंगे। उन लोगों का कहना है कि जब इन लोगों को मैदान में उतरना था तो पहले सरगर्मियां क्यों न हुए? अब तो हर चौराहे पे कार्यालय का उद्घाटन होना शुरू हो गया है। इससे क्या होने वाला है? इनको लड़ना तो उन लोगों को ये भी दावा करें कि अगर उनको लड़ना तो छोटे छोटे इलेक्शन उन्हें लड़ना चाहिए, तुरंत विधानसभा MP में कूद जाते हैं। इससे तो हमारे ही तो मुसलमान को वोट करता, वो लोग कोई दावा पेश कर रहे हैं। उनका दावा निराधार है। देखिए ऐसा है, छोटे इलेक्शन वो लड़ें, वो कोई छोटा इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, सीधा MP और MLA के इलेक्शन में ही आते हैं। पहली चीज़, उनका इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई जिला पंचायत लड़े हों, कोई वो चुनाव लड़े तो बताएं। और MIM जो है पूरे प्रदेश में आज लगभग जो है करीब 19 राज्यों में जो है हमारी पार्टी हर चुनाव लड़ रही है, चाहे वो कारपोरेट का इलेक्शन हो, चाहे जिला पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे कोई भी इलेक्शन हो। हम लोग छोटा बड़ा इलेक्शन लड़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमको कामयाबी भी मिल रही है। जनता हमको पसंद कर रही है और सबसे बड़ी चीज़, जनता हमारे काम को देख करके हमको पसंद कर रही है, ना कि सिर्फ चुनाव के टाइम पे आए, लंबे लंबे वादे किए, भाषणबाजी की, उसके बाद गायब हो गए। भाई NRC का मामला था, जितनी पार्टियां हैं जो आज कह रही हैं कि हम मुस्लिम उम्मत वाली पार्टी हैं या फलाने पार्टी हैं, ढमाके पार्टी हैं, इन लोगों ने NRC में कितना योगदान दिया है? कोई प्रोटेस्ट का बता दें हमको। और मजलिस ने पूरे भारत में प्रोटेस्ट किया है। मजलिस एक वाहिद पार्टी थी सियासी, और जामिया मिलिया अलीगढ़ के स्टूडेंट्स, ये सारे लोगों ने ही मिलकर NRC का मुद्दा उठाया है। बाकी और कोई संगठन अगर है तो बताइए, आप बता दीजिए अगर आपकी जानकारी में हो तो। नहीं, जामिया मिलिया की जहाँ तक बात है, वहाँ तो डॉक्टर अय्यूब साहब भी गए हुए थे। वो गए थे ना भाई, बहती गंगा में हर कोई हाथ धो लेगा। अच्छा। जो है भाई, चंद्रशेखर रावण भी तो गए थे जो है दिल्ली में, वो क्या नाम है आपका, जामा मस्जिद पे। बहती गंगा में भाई सब कुछ बना बनाया, चल के चेहरा दिखा करके जो है पब्लिसिटी ले लिए। अपने स्तर से, अपने संगठन के स्तर से आपने क्या किया वो बताइए ना। कितने जिले में जो है इन लोगों ने वो किया है? हमारा तो पूरे जिले में विधानसभा लेवल में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। नहीं, आप सही है। आप कार्यालय सिद्धार्थ नगर में कई भी मैंने प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पे देखा, आप जिसमें आगे होकर ये सारी चीज़ें आप बढ़ा रहे थे, मैंने देखा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक ये कटाच जो नेशनल लेवल पर है, और लोग कहते हैं, इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि जो MIM है वो BJP की बी पार्ट है, समझ लीजिए एक तरीके से। इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए असल में क्या होता है ना, कि जब किसी को लगता है कि अब हमारी रोजी रोटी बंद होने वाली है, ठीक है, जो हमारे समाज के जो गद्दार हैं, जो हमारे कौम के जो मुनाफिक हैं, उनकी रोजी रोटी 75 साल से इसी पे चल रही थी कि कभी वो हमको ले जाके किसी दूसरे के चौखट पे बांध देते थे, फिर वहाँ से जब उनका फ़ायदा बंद हो जाता था तो वहाँ से ले जाके दूसरे के चौखट पे बांध देते थे। उनका यही काम था, ठीक है। अब क्या उनका ये बिजनेस डाउन होने वाला है, ख़त्म होने वाला है मजलिस के आने की वजह से। ये जो न्यू जनरेशन आई है मुसलमानों की और जो पिछड़ों की, जो नए युवा आए हैं, वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, समाज में सारी चीज़ें समझ रहे हैं, अपने समाज के उन दलालों को भी देख रहे हैं कि उन लोगों ने क्या किया, उनका कितना लाभ हुआ, उनको कितना ठेका पट्टा मिला, और हमने वोट दिया, हमको कितना क्या मिला, ठीक है।
तो वो सारी चीज़ें अब समझ में आ रही हैं। इसलिए जो है देश का युवा, ठीक है, देश का युवा जो शोषित और वंचित है, वो खुद जा करके ओवैसी साहब के पास मिल करके कि सर हमको मौका दीजिए, हम काम करेंगे इंशाल्लाह, और हम अपनी क़यादत, अपनी सियासत को मजबूत करेंगे। और ओवैसी साहब तो जहाँ पे भी जाते हैं वो सीधा सीधा कहते हैं, भैया देखो ऐसा है, हमको नेता नहीं बनना है, हम तो आपको नेता बनाने आए हैं। जो भी आपके अधिकार, जो आपके साथ अन्याय हुआ है, आप उसके लिए आपको खुद लड़ना होगा। तो लोग, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की आवाम, ये अपने अधिकारों के लिए ओवैसी साहब के बैनर तले खड़ी है। अभी ओवैसी साहब लखनऊ में पिछड़े लोगों को लेकर, खुसूसन मुसलमानों को लेकर, एक तालीमी पॉलिटिशियन के तौर पर, सियासत माशी के तौर पर हर तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने आंकड़ा बताया कि जो पिछड़ों का, मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है जो नौकरियों में, उससे कई गुना हमारे नीचे है, वहाँ तक हमारे पहुँचे ही नहीं हैं। तो बताइए, ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, क्या इसमें आगे कदम बढ़ाएंगी, या इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सेकुलर पार्टियों का जो मामला है वो तो क्लियर है। जो हमको 75 साल से, कोई 30 साल से, कोई 25 साल से, कोई 10 साल से हमारा वोट लिया, सरकार बनाया, तो उन लोगों ने तब नहीं किया तो अब क्या करेंगे, और अब क्या उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, अभी एक जवाब मेरा छूट गया था, आपने पूछा था बी टीम वाला, अभी मैं उसको भी क्लियर कर दूँ आपको, बी टीम कैसे और कौन है। ठीक है, लोकसभा में मुसलमानों का जो है राष्ट्रीयता ख़त्म करने वाली, नागरिकता ख़त्म करने वाला कानून पास होता है, हमारे शरीयत में मुदाखलत की जाती है, जो है ट्रिपल तलाक जैसा कानून बनता है। ठीक है, तो उस कानून और उस कानून दोनों NCR, CCA और ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे लोकसभा में, राज्यसभा में कौन किसके साथ था? सपा के भी 4-5 MP हैं, बसपा के MP थे, कांग्रेस के MP थे, और तमाम MPs थे। ठीक है, सारे MP, सारे पार्टियों की जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुसलमानों का वोट लेती हैं थोक के भाव में, अपने बाप का माल समझती हैं, अपने बाप की जागीर समझती हैं, वो लोग उस वक्त कहाँ चले गए थे, किस बिल में घुस गए थे, वो लोग क्यों बीजेपी के साथ में खड़े थे? अगर वो बीजेपी के एजेंट नहीं थे तो बीजेपी के साथ में क्यों खड़े थे, बीजेपी के सपोर्ट में क्यों वोट किए थे? एक सवाल है मेरा भी उन लोगों से जो लोग बी टीम कहते हैं। एक वाहिद शख्स असदुद्दीन ओवैसी खड़ा होता है और बिल को फाड़ता है और उसके खिलाफ वोट करता है। तो जितनी ताकत हमारी थी, हमने लोकसभा में उतनी ताकत दिखाई और सड़कों पे भी अपनी उतनी ताकत दिखाई। ठीक है, तो उसी तरीके से। और रही बात ये हक देने वाली, जो अभी आपने रेशियो बताया, हाँ परसेंटेज बताया, ये लोग कुछ नहीं देने वाले। जिसकी सरकार आएगी उसके अपने खुद के लोग उसका लाभ पाएंगे थोड़ा बहुत। और मुसलमान तो बस वैसे, उनको तो पता है हमारे बाप की जागीर है, बस एक बार कह दें कि बीजेपी को हराना है, बस हमको वोट कर देंगे। सुनिए, बीजेपी को अब हराना नहीं है, बीजेपी को ख़त्म करना है। मुसलमानों ने तय कर लिया है, इस देश के शोषित और वंचित समाज के लोगों ने तय कर लिया है कि बीजेपी जैसी जो है कट्टरपंथी और राष्ट्र विरोधी पार्टी को अब ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के लिए इन जो छोटे छोटे जो दल बन रहे, राज्य स्तर पे और जिले स्तर पे और मंडल स्तर पे बन करके घूम रहे हैं ना, और कांग्रेस सहित, इन सबको ख़त्म करेंगे। ये सब उनके जड़ हैं, ये उनके प्यांदे हैं। इन प्यांदों को जब ख़त्म कर देंगे, बीजेपी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अभी आपने कहा गठबंधन की बात चल रही है, और अभी सेकुलर पार्टियों को आपने कहा कि ऐसे ऐसे वैसे वैसे, तो फिर इसका मतलब गठबंधन उनके साथ में जाने के आप प्लान कर रखे हैं? अभी जिसको आप कोस रहे हैं, फिर उसको गठबंधन करने की तैयारी में? सुनिए, हमारी बात सुनिए, आपका सवाल सही वाजिब है, लेकिन अगर जो पार्टी हमारे हक को देने के लिए तैयार हो जा रही है, हमारे सियासी हिस्सेदारी को तय कर दे रही है, हमारे पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वो हमारे साथ आने के लिए तैयार है, तो क्या बुराई है? तो इसका मतलब फिर आप कोई शर्त लगाएंगे कि हमारे साथ आना है तो ये चीज़ आपको माननी होगी? बिल्कुल शर्त लगाएंगे। हमारे लोगों का रिजर्वेशन फिक्स करिए, बिल्कुल शर्त लगाएंगे। किस लिए वोट देने? आपको फ्री फंड में से वोट देने, जैसे 75 साल से दे रहे थे? क्यों नहीं शर्त लगाएंगे भाई? आखिर ये लड़ाई, MIM की लड़ाई हैदराबाद से निकल के ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं? इसका मतलब अगर वो शर्त नहीं माने तो फिर गठबंधन नहीं होगा? क्या का गठबंधन? चलिए, आप जो है 5 विधानसभा है, आपको कुछ, आप तो जिला अध्यक्ष हैं, आपको तो कुछ कान में बात तो होगी, घर से हमारे पास ना बोले। 5 उम्मीदवार खड़े होने का प्लान है? नहीं, देखिए, ये पार्टी तय करेगी, हम नहीं। पार्टी तय करेगी? पार्टी के आला कमान तय करेंगे कौन सी सीटों पे लड़ाना है और कितनी सीटों पे लड़ाना है। ये फैसला मेरा नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की हैसियत से काम। आपने कह रहे कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहते हुए आपने कितने लोगों को जोड़ रखा है जिससे आप जिला अध्यक्ष बने? उसके बाद से आपको कुछ पता, अंदाजा है कितने लोग हमारे साथ? पहली बात, MIM
एक ऐसी पार्टी है पूरे भारत में जिसका कोई आंकड़ा नहीं बता सकता है। लोग दिलों से जुड़े हुए हैं। मैं सिद्धार्थनगर की बात कर रहा हूँ, पूरे यूपी की बात नहीं कर सुनिए, रहा हूँ। लोग दिल से जुड़े हुए हैं पार्टी के, और जो दिल से जुड़ा होता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। चलिए, आप जिले तौर पे कार्यकर्ता हैं और जिला अध्यक्ष हैं। जिस तरह आपको मगरिबी यूपी में लग रहा है, संभल हो, मुरादाबाद हो, जौनपुर हो, ये जो वो है, और जिस तरह वहाँ रैलियाँ देखी गई, क्या लगता है आपको कितनी बार इस बार एमआईएम जो है कितनी सीटों पे अचीव कर सकती? कुछ अंदाजा आपको है? देखिए ऐसा है कि हम अपना काम करते हैं, ठीक है। एक छात्र होता है, एक स्टूडेंट होता है, एक तलबा होता है, तो वह अपनी जो साल भर की पढ़ाई करता है उस हिसाब से एग्ज़ाम में लिख करके आता है पेपर में, ठीक है। लेकिन उसको इसका अनुमान नहीं होता कि मेरा कितना परसेंटेज आएगा। वो तो जो एग्ज़ाम अंदाजा तो होता है नहीं, ठीक है, तो वो अपना बेस्ट करके आता है। वो यही सोच के आता है कि मेरा बेहतर से बेहतर नंबर आएगा, मैंने इस हिसाब से लिखा है, इस हिसाब से किया है। चलिए, वहाँ मास्टर के ऊपर भी जो है, जो क्वेश्चन आंसर को जो ऑब्जर्व करते हैं, जो नंबर देते हैं, ठीक है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। बाकी हम अपना काम कर रहे हैं, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। इसका मतलब आपको कोई गेस नहीं है। चलिए, अपने पांच समझना है आप अपने विधानसभा को बता दीजिए कि इस बार किसी को अपने पांचों विधानसभा से किसी को लखनऊ भेजना है या नहीं? इंशाल्लाह भेजेंगे, मेहनत कर रहे हैं, भेजेंगे, पक्का भेजेंगे इंशाल्लाह। चलिए, आप जो है अपने कार्यकर्ताओं को और एनआईएन के दर्शकों को क्या पैगाम देना क्या चाहते हैं? मैं बस समाज को बेहतर बनाने का पैगाम दूंगा कि अपने समाज को बेहतर बनाएं। जो चीज़ें, जो जहर बीजेपी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने घोला है, उस जहर को ख़त्म करें अपने समाज से और एक बेहतर समाज बनाएं जहां पे सब लोग मिलजुल करके रहें। एक सवाल, अगर कोई आपका विधानसभा से जीत कर लखनऊ में जाता है तो उनका प्राथमिकता क्या होगी कि जीत के आने के बाद ये काम हम जरूर करवाएंगे जिला सदर होने के नाते? सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये होगी कि समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखना, ठीक है, और समाज के हर वर्ग के और हर दबे कुचले लोगों के साथ मिल करके उनकी समस्याओं को सुलझाना ही हमारी प्राथमिकता हो। चलिए, एनआईएन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है निसाद साहब, जो जिला सिद्धार्थनगर के एमआईएम के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि हमें अब इस बार हिस्सा लेने की बारी आ गई है, और अगर कोई हमारा कैंडिडेट कामयाब होता है तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि सब में भाईचारा हो, इत्तेहाद इत्तेफाक हो, नफरत की जो बीज बोई गई है पहले उसको दूर किया जाएगा और आपसी भाईचारे को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर मिलूंगा किसी खास मेहमान के साथ, और आप देखते रहें एनआईएन।